एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट डीएसए सीरीज, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू हैशिंग इन प्रोग्रामिंग। अब इसके अलावा अगर हमें डीएसए का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हमारे सारे के सारे लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स आर अवेलेबल इन दिस प्लेलिस्ट, जिसके अंदर से जाकर हम कोई भी डीएसए टॉपिक पढ़ सकते हैं। साथ के साथ देयर इज अ लिंक टू अ कंपनी वाइज डीएसए शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इसके साथ में वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग अ बेटर डीएसए शीट, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो इट विल बी अपडेटेड सून। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड टू सम, एंड इट इज़ अ वेरी क्लासिकल क्वेश्चन। जैसे हमारे पास टू सम की प्रॉब्लम होती है विच इज़ रिलेटेड टू हैशिंग, इसी के सिमिलर एक प्रॉब्लम होती है हमारे पास थ्री सम एंड एक प्रॉब्लम हमारे पास होती है फोर सम। ये तीनों ही प्रॉब्लम्स एक दूसरे के वेरिएशन है और तीनों के अंदर ही हम अपने हैशिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। हैशिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का मतलब है कि हम अपने सेट्स एंड मैप्स को यूज़ कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी हम अपने C++ STL के अंदर कवर कर चुके हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स को बाद में जाकर हम इंडिविजुअल लेक्चर्स की तरह करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। अब सवाल के अंदर हमारे पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं एंड इसके साथ में वी आर ऑल्सो गिवन अ टारगेट। इन दिस एरे हमें फाइंड करने हैं ऐसे दो नंबर्स जिन दोनों नंबर्स का सम हमारे टारगेट के इक्वल आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इस एरे के अंदर 2 and 7 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम हमारे टारगेट यानी 9 के इक्वल आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 and 7 के लिए उनके इंडेक्स रिटर्न करने हैं। 2 का इंडेक्स 1 हो जाएगा, 7 का इंडेक्स 3 हो जाएगा। तो हमें रिटर्न करना है एक एरे या एक वेक्टर जिसके अंदर हम 1 and 3 यानी दोनों इंडेक्स को रिटर्न कर सकें। अब दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन लीड कोड। यहाँ पर हमारे पास अजम्पशन हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा, यानी ऐसा नहीं है 2 और 7 भी होंगे तो 9 के लिए हमारे पास 5 and 4 भी होंगे। दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एरे के अंदर, एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टारगेट अगर 10 होता तो इसी 5 को इसी 5 के साथ जोड़कर हम 10 रिटर्न कर देते। अगर एरे के अंदर 2 5 हैं तभी हम उसे एक यूनिक सॉल्यूशन की तरह अज्यूम कर सकते हैं। सेम एलिमेंट को हम 2 बार नहीं ले सकते, एंड ऑल्सो वी कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। अब इस सवाल को सॉल्व करने की हम 3 अप्रोचेस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आएगी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच, सेकेंड होगी हमारी इससे एक बेटर अप्रोच, एंड थर्ड होगी हमारी सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, जिसको जनरली हम कोडिंग टेस्ट के अंदर लिख रहे होंगे। अगर इंटरव्यूज़ के अंदर हमसे ये सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले इंटरव्यूअर को हमें अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच ही बतानी होती है, बिकॉज वी डोंट डायरेक्टली जंप ऑन द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। वी स्टार्ट विद द बेसिक आइडिया ऑफ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच को एज सच कोड नहीं करना होता। उसके अंदर फिर हम इंटरव्यूअर को कुछ ऑप्टिमाइजेशंस बताते हैं, देन वी जंप टू द बेटर अप्रोच। उसके अंदर भी जनरली हमें कोड नहीं करना होता, और फाइनली हम अपनी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की बात करते हैं जिसके अंदर वी आर रिक्वायर्ड टू कोड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। अगर कोडिंग टेस्ट के अंदर सेम सवाल आता है तो डायरेक्टली हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का कोड लिख सकते हैं। तो सवाल के सॉल्यूशन की बात करते हैं। बेसिकली हमें अपने एरे के अंदर 2 ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं, काम हमारा 2 एलिमेंट्स को ढूंढना है जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। तो क्यों ना अगर हमें ऐसा कोई पेयर ढूंढना है जो टारगेट के इक्वल है तो हम सारे के सारे पेयर्स कैलकुलेट कर लें। यानी हमारी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी उसमें हम सारे के सारे पेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और देख लेंगे कि कौन से 2 नंबर्स का ऐसा पेयर आता है जिसमें दोनों नंबर्स का सम इज गोइंग टू बी इक्वल टू टारगेट। तो अगर हमें किसी भी एरे से सारे पॉसिबल पेयर्स निकालने हैं तो सबसे पहले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट पिक करना पड़ेगा। अगर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 5 है तो 5 का पेयर बन सकता है 2 के साथ, 5 का पेयर बन सकता है 11 के साथ, 5 का पेयर बन सकता है 7 के साथ, 5 का पेयर बन सकता है 15 के साथ। अगर नंबर 2 है तो 2 का ऑलरेडी 5 के साथ तो पेयर बन ही गया होगा जब हमने 5 को फर्स्ट नंबर की तरह पिक किया होगा। अब 2 का पेयर बन सकता है 11 के साथ, 2 का पेयर बन सकता है 7 के साथ, 2 का पेयर बन सकता है 15 के साथ। तो 2 का पेयर जब हम 7 के साथ बनाएंगे देन वी आर गोइंग टू गेट दैट स्पेशल पेयर जिसमें दोनों नंबर्स का सम इज गोइंग टू बी इक्वल टू टारगेट। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच के अंदर सबसे पहले तो हम एक आउटर लूप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 to n तक का, जिसके अंदर हम अपने पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज गोइंग टू बी एरे ऑफ i। उसके बाद हम एक इनर लूप लगा सकते हैं j इज इक्वल टू i+1 से लेकर n तक का। i+1 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 5 का पेयर अगर 2 के साथ ऑलरेडी बन चुका है तो जब हम 2 के पेयर्स बनाएंगे तो हम दोबारा से 5 को पीछे वाले नंबर्स को नहीं देखेंगे, हम आगे वाले नंबर्स के साथ पेयर बनाएंगे ताकि वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ रिपीटिशन। तो यहाँ पर जो सेकेंड नंबर फॉर्म होगा दैट विल बी एरे ऑफ j, एंड फाइनली हमारे जो पेयर्स का सम होने वाला है दैट विल बी आर फर्स्ट नंबर प्लस आर सेकेंड नंबर। एंड कभी भी अगर हमारा ये जो सम है इफ दिस बिकम्स इक्वल टू द टारगेट, उस केस में हमें हमारा आंसर मिल गया। तो ये हमारा
इनर लॉजिक है एंड दिस इज माई आउटर लूप। तो इसे हम एक बार मिनिमाइज कर लेते हैं। सो दिस इज़ द इंटायर लॉजिक जिसकी हेल्प से हम अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच में अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारा आउटर लूप n टाइम्स रन कर रहा है, हमारा इनर लूप भी ऑन एवरेज n टाइम्स रन कर रहा है, एंड इस लूप के लिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी बिग ऑफ n स्क्वायर। अब ठीक है, बिग ऑफ n स्क्वायर से हमने अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया, पर क्या n स्क्वायर से भी कोई एक बेटर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच एग्जिस्ट करती है जिसमें हमें कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही हो? तो यहाँ पर हम सोचेंगे अपनी एक बेटर अप्रोच के बारे में। ब्रूट फोर्स में हमें बिग ऑफ n स्क्वायर मिल रहा है, हम एक बेटर अप्रोच सोचेंगे जिसमें हम n log n के अंदर ही काम कर पा रहे हैं। अब जब भी n log n हिट करता है वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सॉर्टिंग। हमारी जो बेटर अप्रोच होगी उसके अंदर हम सॉर्टिंग का यूज़ कर रहे होंगे। सॉर्टिंग का यूज़ करने का मतलब है बेसिकली अगर हमारे पास ये एरे है, हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, तो वी आर गोइंग टू सॉर्ट दिस एरे। जैसे ही हम इस एरे को सॉर्ट कर देंगे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास अरेंज होकर आ जाएंगे। एलिमेंट्स अगर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज होकर आ गए तो अब हमें ये पता है कि स्मॉलर एलिमेंट्स इनिशियली आकर करते हैं एंड लार्जर एलिमेंट्स हमारे एरे के लास्ट में आकर करते हैं। तो बेटर अप्रोच हमारी ये होगी कि क्यों ना हम अपने सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट का सम कैलकुलेट कर लें। हमें पता है एरे अगर सॉर्ट हो गया देन दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट वैल्यू। तो हम एक सम के साथ स्टार्ट करेंगे जहां पर हम अपने स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट का सम ले लेंगे। तो हमारे स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट का सम हो जाएगा 17 के इक्वल। अब इस 17 को हम अपने टारगेट से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारा ये जो सम है इफ़ दिस इज ग्रेटर देन द टारगेट, तब हमें पता है कि हमारे सम के अंदर हमने काफ़ी बड़ी वैल्यू ले ली है। टारगेट को मीट करने के लिए हमें थोड़ा सा छोटा होना पड़ेगा। छोटे होने का मतलब है कि हमारी ये जो लार्जर वैल्यू है इसे हमें थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू तो हमें मिलेगी नहीं। हमें लार्जेस्ट से और थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम अपने लार्जेस्ट को अपडेट करके कर देंगे 11 के इक्वल। नेक्स्ट टाइम दोबारा से हम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का सम कैलकुलेट करेंगे, या फिर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट हम इसे कह सकते हैं अपना स्टार्ट एंड हम इसे कह सकते हैं अपना एंड। हमने एंड को माइनस माइनस कर दिया एंड सम हमारा हो जाएगा स्टार्ट प्लस एंडिंग वैल्यू जो हमारी है उसके इक्वल। नेक्स्ट टाइम हमारा जो सम है वो और छोटा हो जाएगा, यानी 2 + 11 हमारे पास हो जाएगा 13 के इक्वल। 13 को दोबारा से हम टारगेट के साथ कंपेयर करेंगे, 13 अभी भी टारगेट से बड़ा है, तो इसका मतलब हमारे एंड को और थोड़ा छोटा होना पड़ेगा एंड इस बार एंड आ जाएगा 7 पर। इस बार हमारा सम हो जाएगा 2 + 7 यानी 9 के इक्वल। तो सम हमारा 9 हो गया और जैसे ही सम 9 हो गया ये टारगेट के इक्वल हो गया, मतलब हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। अगर टारगेट की वैल्यू फॉर सम रीजन छोटी होती तो उस केस में हम स्टार्ट को प्लस 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 कर रहे होते। तो ये जो हमारी अप्रोच रही इसे प्रोग्रामिंग के अंदर हम अपनी 2 पॉइंटर अप्रोच कहते हैं। अब 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला? सबसे पहला स्टेप इस 2 पॉइंटर अप्रोच का था कि हमने अपने एरे को सॉर्ट कर दिया। एरे को सॉर्ट करने के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास लगती है बिग ऑफ n log n के इक्वल। अगर n साइज का एरे है तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वी हैव ऑलरेडी डन बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक्स। सेकेंड स्टेप हमारे लिए होगा बेटर अप्रोच के अंदर कि हम एक लूप चलाएं जब तक हमारे स्टार्ट की वैल्यू लेस देन हमारे एंड की वैल्यू के इक्वल नहीं रहती, और हर बार हम अपने सम को कैलकुलेट करें। हमारा सम हमें पता है हमारे स्टार्ट प्लस एंड के इक्वल होता है, या फिर अगर हमें और बहुत ही टेक्निकल वे में अपना सॉल्यूशन लिखना है तो वो एरे ऑफ स्टार्ट प्लस एरे ऑफ एंड के इक्वल होता है। उसके बाद हम अपने सम को कंपेयर करेंगे अपने टारगेट वैल्यू के साथ। अगर सम टारगेट के इक्वल है तो उस केस में हमें हमारा आंसर मिल गया। अगर सम टारगेट से बड़ा है उस केस में हम एंड को कर देंगे माइनस माइनस। अगर सम टारगेट से छोटा है उस केस में हम स्टार्ट को कर देंगे प्लस प्लस। तो ये जो हमारा वाइल लूप रहेगा ये बेसिकली बिग ऑफ n का लूप होगा, जिसमें वर्स्ट केस में हम पूरे के पूरे एरे के ऊपर एक बार ट्रेवर्स कर रहे होंगे। तो बिग ऑफ n log n फर्स्ट स्टेप में लगेगा प्लस बिग ऑफ n सेकेंड स्टेप में लगेगा। इनमें से बड़ी वैल्यू बिग ऑफ n log n होती है एंड दैट इज वाई जो हमारी बेटर वाली अप्रोच है, यानी जो 2 पॉइंटर अप्रोच है जिसको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले ड्राई रन करके दिखाया है, इस अप्रोच के अंदर हमें बिग ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो ये तो हमने ब्रूट फोर्स एंड बेटर अप्रोच को डिस्कस कर लिया। बेटर अप्रोच को वैसे ऑलरेडी हम पहले वाले कई लेक्चर्स के अंदर कोड की फॉर्म में, अप्रोच की फॉर्म में, ड्राई रन की फॉर्म में ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, इसीलिए हमने इसे उतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया। हम जो चीज़ आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच जो एक्चुअली हमारे सारे टेस्ट केसेस को क्लियर करवा रही होगी, एंड दैट अप्रोच यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग।
हैशिंग को ऑलरेडी हमने STL के अंदर कवर किया है। हैशिंग का मतलब है जब भी हम अपने मैप्स या अपने सेट्स को यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। हमें पता है मैप्स एंड सेट्स का काम प्रोग्रामिंग के अंदर होता है किसी भी वैल्यू को ढूंढने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को प्रैक्टिकल केसेस में कांस्टेंट बना देना। दैट इज द वन स्पेशल थिंग दैट वी हैव लर्नड इन द STL लेक्चर, एंड उसी को हम प्रैक्टिकली देखने वाले इन सवालों को सॉल्व करते हुए। बेसिकली हमें ऑलरेडी पता है कि हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिस पेयर का सम टारगेट के इक्वल आना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास पेयर की फर्स्ट वैल्यू है एंड हमारे पास पेयर की सेकंड वैल्यू है तो इन दोनों का सम हमारे टारगेट के इक्वल आना चाहिए। दैट इज द जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब जो हमारे पेयर की फर्स्ट वैल्यू होने वाली है हम उसे किसी भी वैल्यू की तरह पिक कर सकते हैं। अगर हमने 5 को एज द फर्स्ट वैल्यू पिक किया तब हमें इसकी सेकंड वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी बचे हुए एरे में से। अगर हमने 2 को फर्स्ट वैल्यू की तरह पिक किया तो हमें बचे हुए एरे में इसकी सेकंड वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वैल्यू को तो हमें किसी ना किसी तरीके से पिक करना पड़ेगा। तो बेसिकली फर्स्ट वैल्यू को पिक करने के लिए हम एक लूप चला सकते हैं i = 0 से लेकर n तक, जिसके अंदर हम अपनी फर्स्ट वैल्यू को पिक कर लेते हैं विच विल बी एरे ऑफ i। तो ये बहुत लॉजिकल सी चीज़ है। अब अगर यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अपनी इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन के अंदर हमें अपना टारगेट ऑलरेडी पता है, हमें अपनी फर्स्ट वैल्यू ऑलरेडी पता है क्योंकि उसको हम पिक कर चुके हैं। तो क्या हम कह सकते हैं सेकंड वैल्यू तो हमारे पास ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। इसी इक्वेशन की अगर बात करें तो कैन वी से दैट आर सेकंड इज ऑलवेज इक्वल टू टारगेट माइनस द फर्स्ट वैल्यू। तो हमें किसे ढूंढना है? हमें ये ढूंढना है कि अगर हमने 5 को पिक कर लिया तो बचे हुए एरे के अंदर क्या टारगेट माइनस फर्स्ट एग्जिस्ट करता है। मतलब 9 - 5 अगर फर्स्ट है तो मुझे ढूंढना है बचे हुए एरे के अंदर क्या 4 एग्जिस्ट करता है। और जहां पर भी अगर 4 एग्जिस्ट कर गया तो वहां पर हमें हमारा आंसर मिल गया। तो बस हमें 5 का मतलब अपने फर्स्ट का एंड 4 का मतलब अपने सेकंड का इंडेक्स रिटर्न करना है। तो अपनी प्रॉब्लम को हम रीडिफाइन करके ये कह सकते हैं कि हम एक लूप चलाएंगे अपने एरे पर और वहां पर हर बार हम अपना फर्स्ट पिक करेंगे। अब फर्स्ट जैसे ही मिल गया हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी सेकंड वैल्यू क्या होनी चाहिए। बस हमें कोई ऐसा क्विक सॉल्यूशन चाहिए जो जल्दी से हमारे पूरे के पूरे एरे के अंदर इस वैल्यू को ढूंढ दे एंड उस वैल्यू के साथ साथ हमें उसका इंडेक्स भी दे दे, बिकॉज इंडेक्स इज समथिंग दैट वी हैव टू रिटर्न एज द फाइनल आंसर। तो हमें 2 चीज़ों को स्टोर कराना है पूरे के पूरे एरे के लिए। फर्स्ट वैल्यू होने वाली है हमारे लिए वो वैल्यू जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं, और सेकंड होने वाली है उस वैल्यू का इंडेक्स। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम स्टोर कराना चाहते हैं। हमें पता है हमारी वैल्यू भी इंटीजर वैल्यू है, उस वैल्यू का इंडेक्स भी इंटीजर है। यानी अगर हम 5 को स्टोर कराना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर 5 आएगा तो उसका इंडेक्स 0 उसके साथ स्टोर होना चाहिए। और जब भी इस तरीके से पेयर की वैल्यूज़ को हमें स्टोर कराना होता है और जब इसी वैल्यू को हमें बहुत फास्ट फाइंड आउट करना होता है, व्हेन वी नीड फास्ट सर्चिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो उन केसेस के अंदर हम एक अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एज सच ऑर्डर तो मेंटेन करना नहीं। तो इस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए वी कैन बेसिकली यूज एन अनऑर्डर्ड मैप जिसके अंदर हम इंटीजर एंड इंटीजर का पेयर स्टोर करा रहे होंगे। तो अनऑर्डर्ड मैप से हम इस सवाल को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे? लेट्स सपोज हमने एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लिया कुछ इस तरीके से। आई लाइक टू इमेजिन अनऑर्डर्ड मैप एज अ टेबल, तो हम भी कुछ इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा अनऑर्डर्ड मैप हो गया जिसे हम कह देते हैं M, जिसके अंदर इंटीजर एंड इंटीजर वैल्यूज का हम पेयर स्टोर करवाएंगे। यहाँ पर हमारे पास हमारा एलिमेंट आ जाएगा एंड यहाँ पर उसका इंडेक्स आ जाएगा। अनऑर्डर्ड मैप क्या करता है? वो की वैल्यू का पेयर स्टोर करता है जिसके अंदर की हमेशा यूनिक होती है। तो वैल्यू की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है पर की हमेशा यूनिक होगी। और क्योंकि की को हमने एज एरे का एलिमेंट स्टोर करा है, मतलब 5 यहाँ पर एलिमेंट बनेगा, 4 यहाँ पर एलिमेंट बनेगा, 11 यहाँ पर एलिमेंट बनेगा। तो ये सब क्या है? ये सब की हैं, इनका इंडेक्स वैल्यू होगा। तो आंसर कैलकुलेट करने के लिए लेट अस सपोज हमने सबसे पहले हम यहाँ पर गए एंड दिस बिकम्स माई फर्स्ट वैल्यू। अब ये अगर फर्स्ट वैल्यू है तो इसके लिए सेकेंड क्या हो जाएगा? इसके लिए सेकेंड हो जाएगा माई टारगेट माइनस माई फर्स्ट वैल्यू विच इज इक्वल टू 9 - 5 यानी 4। तो बेसिकली हमें अपने अनऑर्डर्ड मैप के अंदर इस 4 को ढूंढना है। अभी हमारा अनऑर्डर्ड मैप खाली है, उसके अंदर 4 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब यहाँ पर हमें हमारा आंसर नहीं मिलेगा। अगर आंसर नहीं मिलता तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम अपने करंट एलिमेंट को अपने अनऑर्डर्ड मैप में स्टोर करा देंगे। मतलब अगर हो सकता है यहाँ पर 4 एग्जिस्ट भी करता हो एरे के अंदर, तो 4 तो बाद में आएगा, अभी वो अनऑर्डर्ड मैप के अंदर होगा ही नहीं। पर जब हम 4 पर पहुंचेंगे तब 5 होना चाहिए, क्योंकि 4 के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट 5 होगा। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा टू सर्च द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पर? बेसिकली हमारी सेकेंड वैल्यू जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस फॉर्मूले के थ्रू।
एंड उसके बाद सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि हम अपने करंट एलिमेंट को, यानी अपने एरे ऑफ आई को, विच इज़ ऑल्सो आर फर्स्ट वैल्यू, को स्टोर करा दे इन आर मैप के अंदर इसे स्टोर कराएंगे तो एलिमेंट के अंदर 5 आ जाएगा, इसका इंडेक्स आ जाएगा 0 के इक्वल। अब हम अपडेट करके अपने नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे। अब 2 हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। 2 अगर फर्स्ट एलिमेंट बनेगा तो इसके लिए हमारा सेकंड बन जाएगा 9 - 2 यानी 7 के इक्वल। तो अब हम अपने अनऑर्डर्ड मैप के अंदर 7 को ढूंढेंगे। 7 एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ 5 एग्जिस्ट करता है। तो अभी हमें अपना आंसर नहीं मिला। उसके बाद 2 को हम स्टोर करा देंगे अपने अनऑर्डर्ड मैप के अंदर, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा एंड विद इट्स इंडेक्स विच इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद अपने फर्स्ट को हम कर देंगे अपडेट टू 11 की फॉर्म में अपडेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा -11। तो हमें बेसिकली -2 को ढूंढना है। -2 हमारे इस पूरे के पूरे मैप के अंदर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम मैप के अंदर सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, तो बेसिकली हम अपने एलिमेंट यानी अपनी की को सर्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वंस अगेन ये अनऑर्डर्ड मैप के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमने ऑलरेडी अपने C++ STL वाले लेक्चर के अंदर कवर किए हुए हैं। तो 11 का जो कॉम्प्लीमेंट है विच इज़ -2 वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम 11 को स्टोर करा देंगे अपने मैप के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास 11 आ जाएगा विद इट्स इंडेक्स यानी 2 वैल्यू। उसके बाद दोबारा से हम अपने फर्स्ट को अपडेट करके यहाँ पर ले आएंगे। इस बार फर्स्ट इज इक्वल टू 7 के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 9 - 7 = 2। हम अपने मैप के अंदर 2 को ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पर हमें हमारा 2 मिल जाएगा। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे ही हमें ये कॉम्प्लीमेंट यानी सेकंड वैल्यू मिल गई वैसे ही हम पेयर बना देंगे अपने 7 के इंडेक्स का। 7 का इंडेक्स है 3 के इक्वल एंड अपने 2 के इंडेक्स का जो ऑलरेडी हमने मैप के अंदर स्टोर करा रखा है विच इज इक्वल टू 1। तो हम पेयर बना सकते हैं 3 and 1 का एंड दिस विल बी इक्वल टू आवर आंसर वैल्यू। तो इस तरीके से हम अपने अनऑर्डर्ड मैप को यूज कर सकते हैं टू सॉल्व द टू सम प्रॉब्लम। अब इस टू सम प्रॉब्लम का एक बार सूडो कोड लिखते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू द कोड। सबसे पहले हमें एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट करना पड़ेगा जिसका टाइप है इंटीजर एंड इसे हम नाम दे देंगे m के इक्वल। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लूप जिसमें बार बार हम अपने एरे ऑफ आई को एज आर फर्स्ट वैल्यू पिक करेंगे। फर्स्ट वैल्यू के लिए हम अपने सेकंड को ढूंढना चाहते हैं, सो सेकंड विल बी इक्वल टू टारगेट माइनस द फर्स्ट वैल्यू। अब सेकंड को ढूंढने के लिए हमारे अनऑर्डर्ड मैप के अंदर सिंपली एक फंक्शन होता है विच इज m.find। m.find के अंदर हम अपनी सेकंड वैल्यू पास करेंगे। अगर m.find इज नॉट इक्वल टू m.end तो उस केस में हमें हमारा एलिमेंट मिल गया है। बेसिकली मैप के अंदर एक डॉट फाइंड नाम का फंक्शन होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू मिल जाती है तब तो चीज़ें नॉर्मली वर्क करती हैं, और अगर ये वैल्यू नहीं मिलती तो हमारे पास एक आइटरेटर रिटर्न होके आता है विच इज इक्वल टू m.end आइटरेटर। तो आइटरेटर्स को भी हमने STL के अंदर कवर किया था। तो बेसिकली जो भी आइटरेटर रिटर्न हुआ है अगर वो m.end के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमें वैल्यू सक्सेसफुली मिल चुकी है। अगर वैल्यू मिल चुकी है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उसका पेयर बना सकते हैं। करंट इंडेक्स हमें ऑलरेडी पता है कि हमें दो चीज़ों का पेयर बनाना है। बेसिकली यहाँ से हम अपना आंसर रिटर्न करेंगे। सबसे पहला पेयर के अंदर वैल्यू आ जाएगी आई के इक्वल एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी मैप के अंदर सेकंड के लिए जो भी हमने वैल्यू इंडेक्स स्टोर करवाया है। मतलब जैसे यहाँ पर 2 के लिए हमने 1 स्टोर करवाया है तो उसको इस तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से मैप के अंदर एक्सेस कर सकते हैं एंड इन दोनों का पेयर बनाकर हम एज आवर आंसर रिटर्न कर सकते हैं। और अगर वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, तो उस केस में हम अपने करंट एलिमेंट को स्टोर कराएंगे मैप के अंदर। करंट एलिमेंट को किस तरीके से स्टोर करवाएंगे, बेसिकली हम अपने मैप के अंदर अपनी फर्स्ट वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग ऐड करना चाहते हैं इंडेक्स आई। तो मैप के अंदर एक टेबल के अंदर फर्स्ट हमारी की बन जाएगी एंड आई हमारी वैल्यू बन जाएगी। जैसे यहाँ पर 11 हमारी की है, इसका इंडेक्स 2 हमारी वैल्यू बन गई है। तो मैप के अंदर इस तरीके से एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं। अब अगर इस पर्टिकुलर कोड की हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें तो इसमें हमारा एक आउटर लूप है जो बिग ऑफ n टाइम्स रन कर रहा है। तो आउटर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n के इक्वल। ये कांस्टेंट ऑपरेशन है, ये कांस्टेंट ऑपरेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम यहाँ पे हो रहा है वो फाइंड करने का काम है। लेकिन एक अनऑर्डर्ड मैप के अंदर या एक अनऑर्डर्ड सेट के अंदर प्रैक्टिकल केसेस के अंदर जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं अपने फाइंड फंक्शन की, उसे हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट अनऑर्डर्ड मैप्स एंड अनऑर्डर्ड सेट्स कि जो फाइंड का काम था, जो पहले हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच में एक पूरा लूप लगाकर करना पड़ रहा था, वो यहाँ पे ये फंक्शन प्रैक्टिकली कांस्टेंट टाइम में करता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में इसको भी बिग ऑफ n लगता है, पर प्रैक्टिकल केसेस में वो वर्स्ट केस सिनेरियो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर आता है। हमें अज्यूम करना है ये कांस्टेंट ही टाइम है। ये भी कांस्टेंट ऑपरेशन हो गया, ये भी कांस्टेंट ऑपरेशन हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ऑफ n।
तो यहाँ पर हैशिंग की वजह से हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ एन एंड दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते एंड यही सॉल्यूशन है जिसे हम अपने कोडिंग टेस्ट के अंदर लिखेंगे अगर हमें यही सेम सॉल्यूशन मिलता है तो एक बार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोड करते हैं। वी आर गिवन दिस फंक्शन जिसके अंदर वी हैव द नम्स वेक्टर, लेट मी रीनेम दिस नम्स टू एरे एंड हमारे पास एक टारगेट है, इसे TAR कह देते हैं। यहाँ पर हम अपने लिए एक अनऑर्डर्ड सेट क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट करेंगे, मैप ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर वैल्यूज़, लेट्स कॉल इट M। इसके साथ में आई एम ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ वेक्टर ऑफ इंटीजर कॉल्ड आंसर जिसके अंदर हम अपने दोनों के दोनों इंडेक्स को स्टोर करके रिटर्न करने वाले हैं। अपना एक लूप चला लेते हैं फॉर इंटीजर i = 0, i less than n और array डॉट साइज i++। हमारे पास हमारा फर्स्ट हो जाएगा array ऑफ i के इक्वल, हमारे पास हमारा सेकंड हो जाएगा टारगेट माइनस फर्स्ट के इक्वल। हमें अपने सेकंड को ढूंढना है मैप के अंदर, तो हम चेक करेंगे मैप डॉट फाइंड आवर सेकंड इज़ नॉट इक्वल टू m डॉट एंड। अगर हमें मिल जाता है सक्सेसफुली तो उस केस में आंसर के अंदर हम सबसे पहले तो पुश बैक करेंगे अपना i, उसके बाद आंसर के अंदर हम पुश बैक करने वाले हैं आवर सेकंड इंडेक्स विच इज़ इक्वल टू m ऑफ सेकंड। एंड यहाँ से हम चाहें तो ब्रेक भी कर सकते हैं या डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हैं। लेट अस डू ब्रेक कर दिया तो अपने फॉर लूप के बाद हम डायरेक्टली एक ही काम करेंगे विच इज़ टू रिटर्न द आंसर। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर हमने ब्रेक नहीं किया, तो मैप के अंदर हमें स्टोर कराना पड़ेगा अपनी फर्स्ट वैल्यू को विथ इट्स इंडेक्स विच इज़ इक्वल टू i। तो इस तरीके का लॉजिक है जिसकी हेल्प से हम अपने टू सम वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। नाउ लेट अस रन आवर कोड एंड सबमिट इट। तो इस तरीके से वी सॉल्व आवर टू सम प्रॉब्लम। टू सम प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट सवाल विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन हैशिंग जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, इट इज़ कॉल्ड फाइंड मिसिंग एंड रिपीटिंग वैल्यूज़। दिस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर 2965 ऑन लीड कोड। ये वैसे इजी लेवल क्वेश्चन है। अगर हमने ऑलरेडी सेट्स एंड मैप्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है तो सिर्फ लॉजिक को यूज़ करके हम इस सवाल को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार पॉज करना है एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। तो क्वेश्चन के अंदर वी हैव एन n क्रॉस n ग्रिड जिसके अंदर हमारे पास n रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं। जैसे फॉर दिस एग्जांपल माय n इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 की एक ग्रिड है या एक 2D एरे है या एक मैट्रिक्स है जिसे हम कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। सो दिस इज द ग्रिड दैट वी हैव। अब इस ग्रिड के अंदर हमारे पास नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to n² की रेंज, यानी इस ग्रिड के अंदर 1 से लेकर 9 की रेंज में सारे के सारे नंबर्स अवेलेबल हैं। बस 2 स्पेशल नंबर्स हैं विच आर कॉल्ड a एंड b। a ऐसा नंबर है जो हमारी ग्रिड में 2 टाइम्स अकर करता है एंड b ऐसा नंबर है जो इस 1 से लेकर n² की रेंज के अंदर एक मिसिंग वैल्यू है। तो बेसिकली a इज आर रिपीटिंग नंबर एंड b इज आर मिसिंग वैल्यूज। हमें अपनी ग्रिड के सारे एलिमेंट्स को एनालाइज करना है एंड वी हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू एज वेल एज द रिपीटिंग वैल्यू। अब अपनी ग्रिड को अगर हम ध्यान से देखें, इट हैज़ 1 2 3 4, इट डजंट हैव 5, तो b हमारे लिए हो जाएगा 5 के इक्वल। एंड रिपीटिंग वैल्यू की बात करें तो हमारी ग्रिड के अंदर 9 2 बार अकर करता है, तो a हमारे लिए हो जाएगा 9। तो हमें आंसर के अंदर अपने a एंड b का पेयर रिटर्न करना है, यानी हमें 9 एंड 5 का पेयर रिटर्न करना है एज आर आंसर वैल्यू। तो इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं? हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे सारे के सारे नंबर्स 1 से n² की रेंज के अंदर होने चाहिए और इन्हीं नंबर्स में से हमें सबसे पहली अपनी a वैल्यू विच इज़ द रिपीटिंग वैल्यू रिटर्न करनी है एंड उसके बाद हमें अपनी b वैल्यू विच इज़ द मिसिंग वैल्यू रिटर्न करनी है। इनमें से सबसे इजी है आइडेंटिफाई करना द रिपीटिंग वैल्यू, क्योंकि रिपीटिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, बस हमें पूरे के पूरे ग्रिड को ट्रेवर्स करना है और देखना है कि कौन सा एलिमेंट 2 बार आता है। ये ऐसा काम है जो सेट्स की हेल्प से करना बहुत ज़्यादा ईजी है। हमारे जो अनऑर्डर्ड सेट्स हैं, हम एक अनऑर्डर्ड सेट ले सकते हैं जो बेसिकली क्या करेगा, हमारे लिए सारे के सारे एलिमेंट्स को स्टोर कराना स्टार्ट करेगा। हम अपने ग्रिड को ट्रैवल करने के लिए इस सेल पर जा सकते हैं, हम 9 को स्टोर करा लेंगे, फिर 1 पर जाएंगे 1 को स्टोर करा लेंगे, 7 पर जाएंगे 7 को स्टोर करा लेंगे, 8 पर जाएंगे 8 को स्टोर करा लेंगे। फिर जब हम इस 9 पर आएंगे
तो हमें पता चलेगा इस 9 के लिए कि ऑलरेडी हमारे सेट के अंदर एक 9 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये नंबर क्या हो गया, दिस नंबर इज माई ए, मतलब दिस इज माई रिपीटिंग वैल्यू। तो रिपीटिंग वैल्यू को फाइंड करना इज रियली ईजी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ हमें एक लूप चलाना है अपने ग्रिड पर और बार बार चेक करना है कि जिस सेल के एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो सेल का एलिमेंट ऑलरेडी हमारे अनऑर्डर्ड सेट के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए जल्दी से एक बार अपना कोड लिख लेते हैं। दिस कोड इज गोइंग टू बी वेरी ईजी। हम अभी सिर्फ अपनी रिपीटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं। वेक्टर ऑफ इंटीजर आंसर हम बना लेते हैं, उसके साथ में वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर, लेट्स कॉल इट एस। हम एक लूप चला लेंगे अपनी पूरी की पूरी ग्रिड पर, आई लेस देन एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज़ ग्रिड डॉट साइज आई लेस देन एन आई प्लस प्लस फॉर इंटीजर j इक्वल 0 j लेस देन एन j प्लस प्लस। साथ के साथ हम दो इंटीजर वैल्यूज़ ले सकते हैं a एंड b के इक्वल। यहाँ पर हर बार हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे सेट के अंदर डॉट फाइंड हमारा ग्रिड ऑफ i कॉमा j ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करता है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू s डॉट n, तो उस केस में सिंपली हमारा a हो जाएगा हमारे ग्रिड ऑफ i कॉमा j के इक्वल एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप। अगर ऐसा नहीं होता तो सिंपली अपने सेट के अंदर हम इंसर्ट करने वाले हैं अपना ग्रिड ऑफ i कॉमा j वैल्यू को। So this is the entire logic to find out this particular a, यानी repeating value. In fact ये a को find करने के बाद हम अपने आंसर के अंदर push back भी कर सकते हैं अपनी a वैल्यू को as our partial answer। तो इस तरीके से हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए है टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू से पहले क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी रिपीटिंग वैल्यू है, हमारे पास a है विच इज़ द रिपीटिंग वैल्यू, एंड इसके साथ में हमें ये भी पता है कि हमारी ग्रिड के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं जो आइडियली एग्जिस्ट करने चाहिए। मतलब ये जो ग्रिड है अगर इसके अंदर आइडियली 1 से लेकर n² नंबर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, तो मतलब इसके अंदर 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे नंबर्स परफेक्टली होने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या है कि 9 तो 2 बार आ गया और बीच में जो नंबर 5 आना चाहिए था वो एक बार भी नहीं आया, तो थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। लेकिन आइडियल सिचुएशन हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक नंबर्स होने चाहिए थे, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिसकी हेल्प से हम अपनी मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी हमें पता होता है कि अगर हमें एक रेंज दे दी जाए नंबर्स की, तो उस रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे हम उन सबका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका एक जनरल फार्मूला होता है, दैट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने मैथ के अंदर पढ़ा होगा। बेसिकली अगर मेरे पास 1 से लेकर n तक नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स की रेंज का मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर हमारे पास 1 से लेकर n² तक सारे के सारे नंबर्स की रेंज है, तो इनका सम होता है n² मल्टीप्लाइड बाई n² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बेसिकली मेरा एक्सपेक्टेड सम है जो हमारे पास होना चाहिए था अगर कोई रिपीटिंग और कोई मिसिंग वैल्यू ना होती हो। लेकिन एक्चुअल सम क्या आया है? एक्चुअल सम मतलब इस ग्रिड के अंदर जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं उन सब का सम क्या आया है? उन सब के सम को अगर देखा जाए तो दैट सम इज बेसिकली, ये तो हमारा आइडियल सम हो गया 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ये वैल्यूज होनी चाहिए थी सारी की सारी ग्रिड के अंदर। लेकिन सवाल में क्या हुआ? सवाल में 9 यानी कोई एक नंबर है वो तो 2 बार आ गया विच इज़ a, एंड कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो बेसिकली मिसिंग हो गई विच इज़ b। अगर इस कैलकुलेशन को हम ध्यान से देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये तो हमारी एक्सपेक्टेड सम है, यानी 1 से लेकर 9 तक जो वैल्यूज़ का सम आएगा, मतलब 1 से लेकर n² तक जो वैल्यूज़ का सम आएगा, ये एक तरीके से हमारा एक्सपेक्टेड सम है जो होना चाहिए था। अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि b क्या है क्योंकि उसको हमने फाइंड नहीं किया। अब इस एक्सपेक्टेड सम के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड सम के अंदर एक तो हमने a को ऐड कर दिया और हमने b को माइनस कर दिया। मतलब इस a को तो हमने ऐड कर दिया एंड इस b को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारे पास बेसिकली एक्चुअल सम आ जाएगा जो हमारी ग्रिड के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ग्रिड के अंदर क्या सम है? ग्रिड के अंदर वही 1 से लेकर n² वैल्यूज़ का सम है, बस उसमें से a 2 बार अकर कर रहा है और b एक बार भी अकर नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया? अपने एक्सपेक्टेड सम के अंदर अगर हम a को तो 2 बार अकर करा दें और b को मिसिंग करा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास हमारी एक्चुअल सम की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसमें हमें एक्सपेक्टेड सम की वैल्यू पता है विच इज़ इक्वल टू दिस फॉर्मूला, जिसमें हमने a को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी कौन सी रिपीटिंग वैल्यू है।
जिसमें एक्चुअल सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अपनी ग्रिड की सारी वैल्यूज़ को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास एक्चुअल सम आ जाएगा। तो ये 3 वैल्यूज़ अगर हमें ऑलरेडी पता है तो बी को फाइंड करना शुड बी वेरी इजी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज बेसिकली कि हमारी जो एक्सपेक्टेड सम की वैल्यू है प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्चुअल सम वैल्यू। तो इसी इक्वेशन से हम कह सकते हैं दैट आर बी इज इक्वल टू माई एक्सपेक्टेड सम प्लस ए माइनस माई एक्चुअल सम। हमें बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर इन 3 पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके ऐड करना है और हमारे पास हमारी मिसिंग वैल्यू आ जाएगी। कैसे इस ग्रिड के लिए मिसिंग वैल्यू आ जाएगी वो एक बार देखते हैं। इस ग्रिड के लिए हमारा एक्सपेक्टेड सम क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपेक्टेड सम हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 45। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड सम के अंदर वैल्यू आ गई 45 के इक्वल, प्लस इसमें हमने a को एडिशनली ऐड कर दिया है। a को ऐड करने का मतलब है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया था हमारे पास 9 क्या है, तो हमने 9 को ऐड कर दिया। और एक्चुअल सम को जब माइनस करेंगे तो एक्चुअल सम हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है। हमें बेसिकली इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। तो इन सारी वैल्यूज़ का सम हमारे पास आ जाएगा 49 के इक्वल, तो हम माइनस कर देंगे 49 को एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू माई बी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 के इक्वल एंड 5 इज द मिसिंग वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर ग्रिड। तो बेसिकली a हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, हमें अपने कोड के अंदर बस एक्सपेक्टेड सम एंड एक्चुअल सम को फाइंड करना है और इस फॉर्मूला को लगाकर अपने b को कैलकुलेट करना है। तो 2 और वेरिएबल्स ले लेते हैं। 1 इज एक्सपेक्टेड सम जिसे इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ एंड 1 इज एक्चुअल सम जो हमारी ग्रिड के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसे भी इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। एक्चुअल सम को कैलकुलेट करने के लिए हम इसी फॉर लूप के अंदर अपने सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सम को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली हर बार अपने एक्चुअल सम के अंदर ऐड करना पड़ेगा अपनी ग्रिड ऑफ i, j की वैल्यू को। ये हमारा सम कैलकुलेट हो गया एंड इनफैक्ट क्योंकि हमें पता है कि हमारा रिपीटिंग वैल्यू a एक ही बार एग्जिस्ट करेगी, तो हम चाहें तो इस ब्रेक को यहाँ से हटा सकते हैं। ब्रेक को हमने इसलिए हटाया है क्योंकि अब हम चाहते हैं कि बीच में हमारा कोड ना रुके। मतलब जैसे ही हमें 9 मिल गया, पहले तो हम यहीं पर ब्रेक कर रहे थे, पर हम चाहते हैं हम इन सेल्स पर भी जाएं ताकि हम सारी की सारी वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट कर सकें। तो जब भी हम इस लूप से बाहर आएंगे हमारे पास ऑलरेडी हमारे a एंड एक्चुअल सम की वैल्यू होगी। अब हम अपने एक्सपेक्टेड सम को अगर कैलकुलेट करें तो दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे b की वैल्यू हो जाएगी माई एक्सपेक्टेड सम प्लस a माइनस द एक्चुअल सम। तो b जैसे ही आ गया हम आंसर के अंदर डॉट पुश बैक कर देंगे अपने b को एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न द आंसर वेक्टर। तो इस तरीके से हम अपनी सारी की सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं। रिवाइज अगर करें तो हमने एक सेट को यूज़ किया था टू ट्रैक द रिपीटिंग वैल्यू। रिपीटिंग वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना था, बस चेक करना था कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑलरेडी सेट के अंदर आ चुका है। तो हमें a मिल गया। फिर हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा सम होता है 1 से n तक वैल्यूज़ का, उसी से अपना फॉर्मूला बताया 1 से n स्क्वायर तक की वैल्यूज़ का। हमने अपने एक्चुअल सम को कैलकुलेट किया, a हमारे पास ऑलरेडी था एंड हमने अपने एक्सपेक्टेड सम को कैलकुलेट किया यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो एक बार इसे रन करते हैं एंड लेट्स सबमिट इट। So this is how we solve the problem of finding the missing and repeating values in a particular array. अब यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो वैसे तो हमने लॉजिकली सारी की सारी इक्वेशंस ही यूज़ की हैं और हमने अपनी जो ग्रिड है n स्क्वायर साइज़ की जो ग्रिड है उसे सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स किया है। तो बेसिकली इसी को ट्रेवर्स करने में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट इज़ द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ बिग ऑफ n स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल जिसे हम करने वाले हैं विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग, इट्स कॉल्ड फाइंड डुप्लीकेट। बेसिकली हमारे पास एक एरे गिवन है जो n+1 साइज का है। इस एरे के अंदर हमारे पास 1 से लेकर n तक की रेंज में ही सारी की सारी वैल्यूज होनी चाहिए, बट इस एरे के अंदर मिनिमम एक ऐसी वैल्यू होगी जो या तो 2 या 2 से ज्यादा बार अकर करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हमारे एरे का साइज हो गया 5 के इक्वल, जिसका मतलब है इसके अंदर 1 से लेकर 4 तक सारी की सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर 3 ऐसी वैल्यू है जो 2 बार एग्जिस्ट करती है। तो हमें इसी डुप्लीकेट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है और इसी डुप्लीकेट वैल्यू को हमें रिटर्न करना है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अवेलेबल एज प्रॉब्लम 287, जिसमें हमारे पास वी आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स कंटेनिंग n+1 इंटीजर्स वेयर ईच इंटीजर इज इन द रेंज 1 to n इंक्लूसिव, मतलब 1 से n की ही रेंज में होगा जहाँ पर 1 और n दोनों इंक्लूडेड है। देयर इज ओनली 1 रिपीटिंग नंबर इन नम्स, रिटर्न दिस रिपीटिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, हमारा एरे कुछ इस फॉर्म का भी हो सकता है जिसमें लेट्स सपोज
हमारे पास 3 5s एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे जो n की वैल्यू है, यानी हमारी जो रेंज है वो 1 से लेकर 4 तक हो जाएगी, पर 3 ऐसी वैल्यू है जो या तो रिपीट करती है एक बार, पर इस केस में ये 4 बार रिपीट कर रही है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 3 के इक्वल होगा। अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर n तक सारी की सारी वैल्यूज ही एग्जिस्ट करेंगी। यहाँ पर ये भी हो सकता है एक ही वैल्यू मल्टीपल टाइम्स एग्जिस्ट कर रही हो हमारे एरे के अंदर, तो सिंगल रेपिटेशन जरूरी नहीं है, देयर कुड बी मल्टीपल रेपिटेशंस ऑफ द सेम नंबर इटसेल्फ। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो सबसे सिंपल अप्रोच होगी वो होगी हमारी अनऑर्डर्ड सेट की अप्रोच। बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने अपनी डुप्लीकेट वैल्यू, रिपीटिंग वैल्यू फाइंड की थी, वैसे ही हम यहाँ पर अपनी डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी हम एक एक इंडेक्स पर जाएंगे, एक सेट ले लेंगे S, उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे। 1 को स्टोर करा लिया, फिर 3 पर गए, देखा 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मतलब 3 इज़ द रिपीटिंग वैल्यू, और इसको हमने रिटर्न कर दिया। तो ये बहुत सिंपल अप्रोच है। इस अप्रोच के अंदर हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इन प्रैक्टिकल केसेस दैट विल बी बिग ऑफ n, लेकिन हमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो भी बिग ऑफ n होगी, क्योंकि हम एक अनऑर्डर्ड सेट यूज़ कर रहे हैं। वर्स्ट केस में हम इस एरे के सारे एलिमेंट्स को इस सेट के अंदर स्टोर करा रहे होंगे, तो सेट एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। वैसे ही अनऑर्डर्ड मैप्स भी एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हमें लग रही होगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोच जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस अप्रोच का अगर हम कोड लिखें तो वी कैन क्रिएट एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ s। हम एक लूप चला सकते हैं फॉर ऑल इंटीजर वैल्यूज़ इन नम्स। दिस इज़ अ फॉर ईच लूप सिंटैक्स वाइज। हम हर बार चेक कर सकते हैं अगर हमारे S के अंदर हमने ऑलरेडी अपने वैल्यू को ढूंढ लिया है, मतलब दिस इज़ नॉट इक्वल टू S डॉट एंड, तो उस केस में यहीं से हम अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू माई वैल्यू विच इज़ द रिपीटिंग वैल्यू। एंड हर बार S के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यू, एंड अगर यहाँ पर कोई भी रिपीटेड वैल्यू हमें नहीं मिलती तो उस केस में हम रिटर्न कर सकते हैं -1। पर ये स्टेटमेंट ऐसी है जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। इस कोड को अगर हम रन करें तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन भी कर जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा, लेकिन सवाल के अंदर हमारे पास कंडीशन ये है कि यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे नम्स एंड यूजिंग ओनली कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। यानी ये जो हमारा अनऑर्डर्ड सेट वाला तरीका है जिसमें हमें बिग ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, इसकी जगह हमें तो बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, जिसका मतलब जनरली ये होता है कि हम कोई भी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर जैसे अनऑर्डर्ड मैप हो गया, सेट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, इस तरीके के किसी और डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें या तो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला सोचना पड़ेगा या हमें कोई ऐसी अप्रोच सोचनी पड़ेगी जिसमें कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती हो। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देयर इज अ स्पेशल अप्रोच दैट वी यूज, जिसका मैथमेटिकल प्रूफ विच इज कॉल्ड स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच। ये ऐसी अप्रोच है जो जनरली लिंक लिस्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है, और लिंक लिस्ट जब हम पढ़ रहे होंगे एज अ डेटा स्ट्रक्चर तो वहां पर इस अप्रोच को हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। बेसिकली स्लो फास्ट अप्रोच थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर आती है, और इसका जो प्रूफ है, मतलब क्यों स्लो फास्ट अप्रोच वर्क करती है, ये जब हम लिंक लिस्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे अपनी सीरीज के अंदर तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ इस अप्रोच को डिस्कस करने वाले हैं, बाद में जाकर लिंक लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में दोबारा से हम इस अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे एंड इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी डिस्कस करेंगे। आज हम इसका प्रूफ नहीं डिस्कस करने वाले, बाकी इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी काफ़ी लॉजिकल है। स्लो फास्ट पॉइंटर वाली अप्रोच को यूज़ करने के लिए वी आर गोइंग टू इमेजिन आर एरे एज अ लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट का मैं बहुत छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक लिंक लिस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वरना जिन्होंने पढ़ा हुआ है दे कैन कंटिन्यू द क्वेश्चन एज इट इज़। पर लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट बेसिकली हमारे डिफरेंट नोड्स का कनेक्शन होता है। नोड्स आर बेसिकली सिमिलर टू द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। जैसे ये हमारा 1 है तो 1 हमें किसी दूसरे नोड किसी दूसरे एलिमेंट पर लेकर जाएगा, दिस कुड बी 2, 2 हमें किसी दूसरे एलिमेंट पर लेकर जाएगा 3, 3 हमें किसी दूसरे एलिमेंट पर लेकर जाएगा 4, 4 हमें किसी दूसरे एलिमेंट पर लेकर जाएगा 5। तो इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम लिंक लिस्ट कह देते हैं, और ये कलेक्शन जनरली हमारे पास एक लीनियर कलेक्शन होता है। अब लिंक लिस्ट के बारे में वैसे तो हम बाद में जाकर डिटेल में पढ़ेंगे, पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होता है। हम क्या करेंगे, हम अपने इस एरे को री इमेजिन करने वाले हैं एज आर लिंक लिस्ट। तो बेसिकली हमारा एरे अभी कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके अंदर नंबर्स हैं 3, 1, 3, 4 एंड 2, एंड हर नंबर के साथ अपना एक पर्टिकुलर इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 एंड 4। हम क्या इमेजिन करेंगे, हम बेसिकली ये इमेजिन करेंगे कि जो भी हमारे पास इंडेक्स वैल्यूज़ है, इंडेक्स तो हमारी लिंक लिस्ट का नोड बनेगा, एंड जो भी हमारा एलिमेंट है इस इंडेक्स पर
दैट इज बेसिकली गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट नोड। कहने का मतलब है अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पर ये जो 0 इंडेक्स है ये तो हमारा नोड बनेगा, एंड 0 अगली बार किस पर पॉइंट कर रहा है, 0 अगली बार 3 वाले नोड पर पॉइंट कर रहा है। तो ये नोड है एंड ये नेक्स्ट जो पॉइंट कर रहा है वो इस 3 को पॉइंट कर रहा है, तो 0 इज पॉइंटिंग टू 3। सिमिलरली फिर अगर हम 3 पर आए, अगर हम यहाँ पर आए तो 3 अगर नोड है तो 3 नेक्स्ट टाइम पॉइंट कर रहा है 4 को, तो इस तरीके से हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर हम 4 पर आए, मतलब यहाँ पर आए, 4 अगर नोड है तो 4 पॉइंट कर रहा है अब हमारे 2 को, तो 4 इज नाउ गोइंग टू पॉइंट टू 2। अगर हम यहाँ पर 2 पर आए तो इस 2 पर जैसे ही हम आएंगे तो 2 अगर हमारा नोड है तो 2 इज नाउ गोइंग टू पॉइंट टूवर्ड्स 3। तो 2 एक तरीके से क्या कर रहा है, 2 हमारे 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब जैसे ये 3 की तरफ पॉइंट कर रहा है, जनरली लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट इस तरीके से आगे 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 बढ़ती चली जाती है। पर जैसे ही लिंक लिस्ट के अंदर कोई ऐसी नोड है जो पीछे की किसी नोड की तरफ पॉइंट करती है, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर एक साइकिल बन गई है। साइकिल इज बेसिकली अब हम इसी लूप के अंदर फंस कर रह जाएंगे एक लिंक लिस्ट के अंदर। तो लिंक लिस्ट के अंदर जनरली साइकिल्स नहीं होती, पर ये जो हमारा स्लो फास्ट पॉइंटर वाली अप्रोच होती है ये साइकिल डिटेक्शन के लिए यूज होती है लिंक लिस्ट के अंदर। अब क्योंकि हमारे एरे के अंदर ऑलरेडी 2 वैल्यूज हैं जो सेम है, 2 वैल्यूज के सेम होने का क्या मतलब है कि ये वाली नोड भी इसकी तरफ पॉइंट कर रही है और ये वाली नोड भी इसकी तरफ पॉइंट कर रही है, जिसको कहने का मतलब है कि इस एरे से जो भी हम लिंक लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर एक साइकिल जरूर एग्जिस्ट करती होगी। क्यों एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि एक ऐसी नोड हमेशा होगी ही जिसको हमें फाइंड करना है, विच इज द डुप्लीकेट वैल्यू। तो ये हमारी ऐसी डुप्लीकेट वैल्यू होगी जिसकी तरफ एक नोड पॉइंट कर रही है एंड जिसकी तरफ एक दूसरी नोड भी पॉइंट कर रही है, तभी हमें पता चलेगा दैट दिस इज द डुप्लीकेट वैल्यू। तो स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच को हम बेसिकली अपनी इस लिंक लिस्ट के अंदर अपनी इस जॉइंट को, ये जो हमारा साइकिल का जॉइंट है, दिस इज बेसिकली दैट पॉइंट जहां से हमारी साइकिल स्टार्ट होती है एक लिंक लिस्ट के अंदर। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम अपनी स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच को यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स में एक नोड रह गई विच इज दिस नोड, जहां पर हमारी नोड है 1 के इक्वल, एंड ये 1 का नेक्स्ट पॉइंटर 1 ही है, जिसका मतलब ये खुद ही को पॉइंट कर रही है। वैसे तो ये वाली नोड बाहर ही रहेगी, ये एज सच हमारी कैलकुलेशन के अंदर यूजफुल नहीं होने वाली। हम जो यूज़ कर रहे होंगे वो अपनी इतनी लिंक लिस्ट को यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि हमें इस नोड को, साइकिल वाली नोड को फाइंड करना है। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें समझी है। सबसे पहला कि हम अपनी स्लो फास्ट पॉइंटर की अप्रोच को यूज़ करने वाले हैं। दूसरी चीज़, उसे यूज़ करने के लिए हमें अपने एरे को इमेजिन करना पड़ेगा एज अ लिंक लिस्ट, जिसके अंदर हमारे एरे का जो एलिमेंट है दैट इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट नोड, एंड हमारे एरे का जो इंडेक्स है दैट इज गोइंग टू बिकम द ओरिजिनल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो इस तरीके से हम अपनी स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच को यूज़ करेंगे। अब स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच एग्जैक्टली होती क्या है उसको देखते हैं। स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच के लिए लेट अस रिमूव ऑल ऑफ दिस। हमारी स्लो फास्ट पॉइंटर अप्रोच कहती है अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी साइकिल एग्जिस्ट करती है तो उस लिंक लिस्ट के लिए हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं। एक होता है हमारा स्लो पॉइंटर एंड एक होता है हमारा फास्ट पॉइंटर, जिन दोनों को हम लिंक लिस्ट के शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर ये एरे हमारा लिंक लिस्ट है तो इस केस में हमारा स्लो पॉइंटर हो जाएगा हमारा एरे ऑफ 0 एंड हमारा फास्ट पॉइंटर भी हो जाएगा हमारा एरे ऑफ 0। हम चाहें तो इसे भी 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, इसे भी 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कोड की टर्म्स में इसे एरे ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं स्लो फास्ट अप्रोच एग्जैक्टली करती क्या है। स्लो फास्ट अप्रोच मल्टीपल स्टेप्स के अंदर वर्क करती है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप होता है कि हम अपने स्लो पॉइंटर को हमेशा +1 के साथ इंक्रीज करते हैं। +1 कहने का मतलब है अगर स्लो पहले यहाँ पर है तो अगली बार स्लो यहाँ होगा, अगली बार स्लो यहाँ होगा, अगली बार स्लो यहाँ होगा, मतलब हर बार वो एक स्टेप के साथ बढ़ता है। और हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो हर बार 2 स्टेप्स के साथ बढ़ता है। मतलब अभी अगर फास्ट यहाँ पर है तो वो 2 का जंप लेगा और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा, फिर वो 2 का जंप लेगा और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा। तो फास्ट पॉइंटर हमेशा डबल स्पीड के साथ चल रहा होता है और दोनों पॉइंटर्स को हम बार बार तब तक इंक्रीज करते चले जाते हैं जब तक हमारा स्लो हमारे फास्ट पॉइंटर के इक्वल नहीं हो जाता। ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारी अप्रोच का कि स्लो फास्ट पॉइंटर्स लो, इन्हें इसको 1 से बढ़ाओ, इसको 2 से बढ़ाओ और तब तक बढ़ाते जब तक स्लो एंड फास्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते। तो स्लो अभी यहाँ है, फास्ट अभी यहाँ है। स्लो को इंक्रीज करेंगे तो स्लो यहाँ पर आ जाएगा, फास्ट को इंक्रीज करेंगे तो फास्ट 1 2 2 स्टेप्स में यहाँ पर आएगा।
दोबारा स्लो को इंक्रीज करेंगे, स्लो यहाँ आ जाएगा, फास्ट को इंक्रीज करेंगे तो वो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, स्लो को इंक्रीज करेंगे, स्लो यहाँ पर आ जाएगा, फास्ट को इंक्रीज करेंगे तो वो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। और ये फाइनली ऐसा पॉइंट है जहाँ पर स्लो एंड फास्ट एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पर जैसे ही हमारे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर एक दूसरे से मीट कर जाते हैं, जैसे ये कंडीशन हमारे पास रीच हो जाती है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम अपने स्लो को वापस से शुरुआत पे ले आएं। मतलब स्लो को यहाँ से उठाएं एंड वापस से स्लो को शुरुआत में लेकर आ जाएं। तो स्लो को वापस से हम इनिशियलाइज कर देंगे एज नम्स ऑफ 0 एंड दोबारा से हम यही सेम काम करेंगे जिसमें इस बार स्लो को भी हम +1 से इंक्रीज करेंगे एंड फास्ट को भी हम +1 से इंक्रीज करेंगे, जब तक हमारे स्लो की वैल्यू हमारे फास्ट की वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाती। और फाइनली जब दोनों को हम सेम स्पीड से इंक्रीज करेंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों उसी पॉइंट पर इक्वल होंगे जो हमारी साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है। और 3 हमारी साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो गारंटीड है, ये मैथमेटिकली प्रूफ है इसका कि गारंटी है कि ये दोनों जब +1 से चलेंगे तो दोनों इसी नोड के ऊपर आकर हमेशा मीट करेंगे। और ये हर एक साइकिल वाली लिंक लिस्ट के लिए मैथमेटिकली ट्रू होता है। इसका प्रूफ हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। तो एक बार इतने पार्ट को लेट अस कट फ्रॉम हियर एंड लेट अस कॉपी इट हियर, जिसका बाद में हम सूडो कोड लिख सकें। तो यहाँ पर हमने स्लो को दोबारा से रीइनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर इनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट था। अब दोनों को हमें +1 से इंक्रीज करना है। स्लो +1 से इंक्रीज हुआ, यहाँ आ गया, फास्ट +1 से इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर आ गया। दोनों फाइनली इक्वल हो गए और दोनों कहाँ पर मीट किए, दोनों हमेशा डुप्लीकेट वैल्यू पर मीट किए, विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द साइकिल इन द लिंक लिस्ट। तो जहाँ पर भी ये मीट करेंगे, मतलब जो भी स्लो एंड फास्ट की वैल्यू होगी जब ये दोनों मीट करेंगे सेकेंड टाइम, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर एंड दिस इज गोइंग टू बी द डुप्लीकेट वैल्यू जिसको हमें फाइंड करना था। तो अगर सूडो कोड लिखें इस अप्रोच का, तो सूडो कोड के अंदर बेसिकली हम 2 पॉइंटर्स से शुरुआत करते हैं, हमारा स्लो विच इज़ गोइंग टू बी नम्स ऑफ 0 एंड हमारा फास्ट पॉइंटर विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी नम्स ऑफ 0। हमारा फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले हम एक लूप चलाते हैं, लेट अस क्रिएट अ डू वाइल लूप। डू वाइल लूप हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वाइल कंडीशन को, इस कंडीशन को हम लास्ट में चेक करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं हमेशा स्लो फास्ट की वैल्यू दोनों की इक्वल होती है, तो शुरुआत में तो कंडीशन चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं। तो हम हर बार स्लो को अपडेट करते हैं बाय 1 वैल्यू। स्लो को बाय 1 अपडेट करने का क्या मतलब है, अगर स्लो, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ जस्ट स्लो, अगर स्लो अभी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है तो हमारी नोड क्या है, हमारी नोड हमारा इंडेक्स है। तो नोड की नेक्स्ट वैल्यू कैसे आई, जैसे लेट्स सपोज अपने कोड के अंदर हमारा स्लो पॉइंटर अगर यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो स्लो के अंदर अभी ऑलरेडी वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल वैल्यू है। अगर हमें स्लो का नेक्स्ट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, हम 3 वाले इंडेक्स पर जाएंगे और देखेंगे किस पर जा रहा है नेक्स्ट, ये 4 पर जा रहा है नेक्स्ट, तो तभी हम स्लो को अपने 4 पर लेकर जाएंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू पर जाने के लिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे लिए, नेक्स्ट हो जाएगा एरे ऑफ स्लो। मतलब स्लो की जो भी वैल्यू है एरे के अंदर हम उसी वैल्यू पर अगर चले जाएं तो हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू पर जाएंगे। तो हम चाहते हैं स्लो की वैल्यू अगर अपडेट हो जाए तो हम कर देंगे स्लो को, स्लो इज इक्वल टू एरे ऑफ स्लो। तो यहाँ पर स्लो को +1 से अपडेट करने का मतलब है कि दिस इज गोइंग टू बिकम एरे ऑफ स्लो। तो यहाँ पर एक तरीके से हमने +1 कर दिया है। सिमिलरली फास्ट को +2 करने के लिए हम इसे कर देंगे एरे ऑफ फास्ट। तो यहाँ पर ये +2 का मतलब हो जाएगा एंड हम इन्हें +1 +2 तब तक करते रहेंगे जब तक माई स्लो इज़ नॉट इक्वल टू माई फास्ट वैल्यू। तो जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे तब हमारे स्लो और फास्ट दोनों इक्वल होंगे। सो दिस इज माई फर्स्ट पार्ट ऑफ द सूडो कोड। सेकेंड पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, स्लो को री इनिशियलाइज कर देते हैं टू द स्टार्टिंग वैल्यू। तो स्लो दोबारा से हो जाएगा हमारे नम्स ऑफ 0 के इक्वल एंड दोबारा से हम यही सेम लूप रिपीट करेंगे, बस इस बार दोनों को +1 से इंक्रीज करेंगे। हम चाहें तो इस बार अपना वाइल लूप स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग बोथ ऑफ देम टू बी एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जब तक हमारा स्लो इज़ नॉट इक्वल टू माई फास्ट पॉइंटर, हर बार हमें क्या करना है, अपने स्लो को +1 से इंक्रीज कर देंगे। तो स्लो इज़ इक्वल टू एरे ऑफ स्लो एंड अपने फास्ट को भी +1 से इंक्रीज कर देंगे। तो फास्ट इज़ इक्वल टू माई एरे ऑफ फास्ट। तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। जैसे ही दोनों मीट कर जाएंगे, ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द सूडो कोड है। लेट अस मिनिमाइज दिस अ बिट
अब जैसे ही दोनों मीट कर जाएंगे उस केस में या तो हम अपने स्लो की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं या फास्ट की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, दोनों ही इक्वल वैल्यूज़ है, दैट इज़ आर डुप्लीकेट वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा कोड वर्क करेगा। अब इस अप्रोच की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लॉजिकली अपने फर्स्ट लूप के अंदर भी हम अपने लिंक लिस्ट पर या बेसिकली अपने एरे पर एक लूप चला रहे हैं, सेकेंड अप्रोच के अंदर भी हम अपने एरे पर एक लूप चला रहे हैं। तो ओवरऑल हमारी जो स्लो फास्ट अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज़ बिग ऑफ एन। तो इस अप्रोच के अंदर we get a time complexity of big of n and we get a space complexity of big of 1। हमने कोई एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं की, हमने तो सिर्फ दो इंटीजर वेरिएबल्स या दो पॉइंटर्स यूज़ किए हैं जिनको हम स्लो फास्ट पॉइंटर्स कहते हैं, और इन्हीं की वैल्यूज़ को लॉजिकली हम अपडेट किए जा रहे हैं। दैट इज़ वाई वी अचीव द सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें अनऑर्डर्ड सेट से मिल रही थी विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच, बट विद एन एडेड बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ 1 विच इज़ कॉन्स्टेंट एंड वेरी गुड। तो एक बार इस अप्रोच, इस सूडो कोड के लिए अपना कोड लिखते हैं। कोड के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 2 पॉइंटर्स। वन इज़ गोइंग टू बी द स्लो पॉइंटर जिसे शुरू करेंगे नम्स ऑफ 0 से, एंड एक हमारा फास्ट पॉइंटर हो जाएगा जिसकी भी हम शुरुआत कर सकते हैं नम्स ऑफ 0 से। हम चाहें तो इन दोनों को 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले अपना लूप चलाएंगे, स्लो को अपडेट करेंगे बाय 1 वैल्यू। तो स्लो इज़ इक्वल टू एरे ऑफ स्लो, तो ये हमने +1 से अपडेट किया है। लेट्स रीनेम दिस टू एरे, इसे भी हम अपना एरे कह देते हैं। एंड एक अपना फास्ट ले लेते हैं विच इज़ गोइंग टू बी अपडेटेड एज एरे ऑफ फास्ट। तो ये हमने इसे +2 से अपडेट कर दिया है जब तक आर स्लो इज़ नॉट इक्वल टू आर फास्ट वैल्यू। उसके बाद जैसे ही लूप से हम बाहर निकलते हैं, दोनों इक्वल हैं, तो स्लो को री इनिशलाइज कर देंगे टू एरे ऑफ 0, एंड उसके बाद एक लूप चलाएंगे जब तक माई स्लो इज़ नॉट इक्वल टू माई फास्ट वैल्यू। हमें हर बार स्लो को तो अपडेट करना है बाय 1, फास्ट को भी हम अपडेट करना चाहते हैं बाय 1, एंड फाइनली लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपनी स्लो वैल्यू को। सो दिस इज़ द इंटायर लॉजिक फॉर कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ सेमीकोलन लगाकर एक बार इसे रन करते हैं एंड लेट अस सबमिट इट। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, एंड दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द डुप्लीकेट नंबर। तो हमारा जो एरे था उसके अंदर ये जो इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पर भी वी कैन मेक द इनिशियलाइजेशन विद एरे वैल्यूज़, एंड ये जो री इनिशियलाइज कर रहे हैं इसे भी हम एरे से री इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के लेक्चर के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हमने कवर किए, फर्स्ट वॉज द टू सम प्रॉब्लम, सेकेंड वॉज द रिपीटिंग एंड मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम, एंड थर्ड वॉज आर डुप्लीकेट प्रॉब्लम। अपनी टू सम प्रॉब्लम के लिए हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस की, हमने बेटर अप्रोच डिस्कस की, हमने ऑप्टिमल अप्रोच डिस्कस की। रिपीटिंग एंड मिसिंग वैल्यूज़ के लिए जनरली इजी लेवल प्रॉब्लम है तो एक ही अप्रोच है जिसको हमें जनरली करना होता है, उसे हमने डिस्कस कर लिया। डुप्लीकेट के लिए हमने सबसे पहले अपनी सेट वाली अप्रोच को डिस्कस किया, उसके बाद हमने अपने स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच को यूज़ किया है जिसे बाद में जाकर हम लिंक लिस्ट के अंदर और डिटेल में कवर करेंगे। तो काफ़ी सारी डिफरेंट अप्रोचेस एंड न्यू अप्रोचेस, काफ़ी सारी नई चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। जनरली अगर हम किसी और यूट्यूब ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो वहाँ पर कई बार हो सकता है कि मल्टीपल अप्रोचेस में से कोई एक अप्रोच मिसिंग हो जाए, बट आई मेड श्योर इन दिस लेक्चर कि हम सारी की सारी अप्रोचेस को कवर करें जो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर हो सकता है कि हमारे इंटरव्यूअर बोले कि स्लो फास्ट अप्रोच यूज़ नहीं करनी, सेट वाली अप्रोच से हैशिंग से इसे करके दिखाओ, या फिर ये भी हो सकता है इसका ऑपोजिट हो, दैट दे गिव यू द एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 रखते हुए इस सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। तो इसीलिए एक सवाल की मल्टीपल अप्रोचेस को सोच पाना और उनको करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई स्पेसिफिकली फोकस ऑन। तो आई होप कि आज का लेक्चर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड इट यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। उसके साथ में यू कैन ऑल्सो लेट मी नो योर प्रोग्रेस ऑन ट्विटर, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ऑल्सो फॉर द न्यू वर्जन ऑफ द DSA शीट, उसका लिंक भी जल्द ही हम अपडेट कर देंगे।